आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इसमें बात करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर से, यानी कि ज्योग्राफी का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है उनमें से 20 ऐसे प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं और उसके आंसर को भी करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सटीक तौर पे आपको आंसर मिलेगा। हालांकि कहीं भी आपको गाइड में नहीं मिलेगा आंसर ऐसा, अगर आपको मिलता है तो ऐसे आपको नहीं मिलेगा, है ना। आपको वो जो है किस भाषा में मिलेगा, तो आपको किताबी भाषा में मिलेगा। ठीक है, जबकि एग्जामिनर कहता है, जबकि एग्जाम में कहता है भाई कि आपको जो है अपनी भाषा में आंसर लिखना है, वही हम अपनी भाषा में आपको लिख के लाए हैं और आपको अच्छी तरह से समझा भी देंगे, क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस शुरू से लेकर के अंत तक आपको क्या करना है, एक अच्छी तरह से वीडियो देखना है और अंत में आपको ये भी बता दिया जाएगा कि इसमें से कौन क्वेश्चन इस बार यानी कि जो है 2024 बोर्ड में जो है कौन कौन से क्वेश्चन पूछने का चांसेस है। ठीक है, ये भी हम आपको बता देंगे। तो वीडियो को चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का जितना भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्या है संसाधन क्या है। संसाधन क्या है, आप देखिएगा ध्यान से तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। संसाधन क्या है, देखिए मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कराने वाले साधन को ही संसाधन कहते हैं। मतलब मानव की जरूरत को अगर पूरी कराने का कोई साधन है ना, वही संसाधन कहलाएगा। कोई भी जरूरत, जैसे कोयला मानव की जरूरत को पूर्ति कर रहा है, भोजन बनाने में काम आ रहा है ना, ईंधन है कोयला। एक वायु मानव को जीवित रखने में कार्य कर रहा है, तो एक साधन तो है ना मानव को जीवित रखने का। तो ये साधन यानी मानवीय आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है ये साधन, तो मतलब ये संसाधन है। खनिज, जल भी मानवीय अवस्था की पूर्ति कर रहा है, खनिज भी मानवीय अवस्था की पूर्ति कर रहा है। सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा विटामिन डी दे रहा है, वो भी एक जो है मानवीय आवश्यकता है ना, मानव के लिए आवश्यकता है वो भी। तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधन को ही क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। याद हो गया होगा, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधन ही क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। क्लियर हो गया, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधन क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। मतलब संसाधन को संरक्षित करने वाले क्या क्या उपयोगिता है। ठीक है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या है, मतलब क्यों आखिर उपयोग है, क्यों आखिर हम लोग संसाधन संरक्षण करना आवश्यक है और आखिर करना क्यों जरूरी है, क्यों उपयोग के लिए लाभदायक है। देखिए संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब कि उसे जो है इतना ही खर्च करे संसाधन को ताकि हमारा जरूरत भी पूर्ति हो जाए और वो जो है खपत भी ज्यादा ना हो। ठीक है, तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग मतलब बुद्धिजीवी तरीके से उपयोग करना, यानी जितना जरूरत है जरूरत के हिसाब से उसका उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए अर्थात मानवीय जीवन एवं विकास के लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है, क्योंकि यह सीमित मात्रा में, सही बात है भाई, कि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो मानवीय जीवन एवं विकास के लिए वो अपने मानवीय जीवन और उसके विकास के लिए जो है संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है मानवीय जीवन वो कैसे जिएंगे, उनके लिए जो है विकास यानी कि वो विकास कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो है संसाधनों का हमें विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो है क्या है, सीमित मात्रा में। ऐसा तो नहीं है कि जो है संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या के साथ साथ संसाधन बढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। इसलिए संसाधन संरक्षण की उपयोगिता बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, उसे विवेकपूर्ण उपयोग, ठीक है, विवेक उपयोगिता तो आवश्यक है ही, लेकिन विवेकपूर्ण उपयोग, अनियोजित दोहन नहीं भाई, विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। मृदा क्या है, मृदा यानी कि मिट्टी। मिट्टी क्या है, देखिए भूमि के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों के मिश्रण को ही मृदा कहते हैं। भूमि के ऊपरी सतह पर जो ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों के रूप में जो पाई जाती है मिश्रण, उसी को हम लोग मृदा के नाम से जानते हैं, यानी मिट्टी के नाम से जानते हैं। यानी कि भूमि के उत्तरी सतह पे आप देखते होंगे धूल कण ठोस अवस्था में भी रहता है, तरल अवस्था में भी रहता है और गैसीय अवस्था में भी रहता है। तो यही इसी सब चीज़ों का मिश्रण ही मृदा कहलाता है। मृदा निर्माण में अगर देखा जाए हजारों वर्ष लग जाते हैं। कितना लग जाता है, हजारों वर्ष लग जाते हैं। बस इतना सा आपको लिख देना, क्लियर हो गया। अगला है मिट्टी यानी कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। मिट्टी यानी मृदा का निर्माण कैसे होता है, देखिए मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने से शुरू होता है। मिट्टी का निर्माण जो होता है, आप देखिए हजारों वर्ष लग जाता है, लेकिन इसका निर्माण कैसे होता है आप यही देख रहे हैं। देखिए चट्टान जो होता है, बड़े बड़े चट्टान, उसके टूटने से मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया वर्षा, बर्फ, हवा, बहते पानी के कारण निरंतर चलती रहती है। मतलब हवा से कुछ जो है चट्टान वगैरह हो गया,
समझ रहे हैं ना। प्रक्रिया यानी वर्षा से जो है कुछ चट्टान वगैरह टूटते हैं, बड़े बड़े हवाओं से, तूफानों से चट्टान टूटते हैं, बर्फ के मतलब गिरने से भी चट्टान टूटते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं हम, ठीक है। बर्फ के चट्टान भी टूटते हैं, तो इससे भी जो है मृदा का निर्माण होते जाता है, मतलब बर्फ के चट्टानों से जो है बड़े बड़े चट्टान भी ढह जाते हैं, ठीक है। और ये जो है प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यही चट्टान या पत्थर धीरे धीरे मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ गए। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है, आप बोलिएगा चट्टानों के टूटने से शुरू होता है यह प्रक्रिया, और वर्षा, बर्फ, हवा, बहते पानी के कारण यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यही चट्टान या पत्थर धीरे धीरे मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है। लगभग कितनी प्रकार की मृदा भारत में पाई जाती है। देखिए भारत में लगभग अगर देखा जाए 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, 6 प्रकार की। कौन कौन, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है आपको, भारत में लगभग कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, 6 प्रकार की। या फिर ऐसे पूछेगा मृदा के कितने प्रकार हैं, 6 हैं, ठीक है। कौन कौन सी मृदा पाई जाती है भारत में, जलोढ़ मृदा, काली मृदा को ही हम लोग रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को कपासी मृदा भी कहा जाता है क्योंकि कपास की खेती काली मृदा में बहुत ही ज़्यादा होती है। लाल व पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा, ठीक है। तो ये जो है 6 मृदा हैं जो कि भारत में कई क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत में अधिकांश क्षेत्रों पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा क्या है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा क्या है, इसके विस्तार वाले राज्यों के नाम लिखे हैं। जलोढ़ मृदा क्या है, इसके विस्तार मतलब ये किस किस क्षेत्र में ज़्यादा विस्तृत है। वह मिट्टी जो बाढ़ या अधिक बारिश, जलोढ़ मृदा क्या है, वह मिट्टी जो बाढ़ या अधिक बारिश के कारण, वह मिट्टी जो बाढ़ या अधिक बारिश के कारण नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है। मतलब अधिक बारिश होने के कारण या अधिक मतलब एक तरह से बोल सकते हैं बाढ़ आने के कारण जो नदी द्वारा बहा कर ले आता है ना, उसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। मतलब नदियों द्वारा बही जाने वाली मिट्टी, नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी, नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी ही क्या कहलाती है, जलोढ़ मृदा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसमें तंबाकू, गेहूं, चावल, सब्जी आदि की खेती की जाती है। मतलब तंबाकू ये जलोढ़ मृदा जो होती है वो क्या होती है, नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है, ठीक है। और ये नदियां जो है बहाकर कहाँ से लाती है, जब बाढ़ की स्थिति आती है, ठीक है, ज़्यादा जब वर्षा होती है तो इससे जो है नदियों द्वारा जो बहाकर लाई जाती है मिट्टी, वो जलोढ़ मृदा कहलाती है। और इसमें अगर देखा जाए तंबाकू की खेती हो गया, गेहूँ, चावल, सब्जी आदि की खेती इसमें मुख्य रूप से की जाती है। और ये बिहार मतलब भारत के कौन कौन से क्षेत्र में ज़्यादा विस्तृत है, याद रखिएगा बिहार, यूपी, राजस्थान, गुजरात, बंगाल आदि क्षेत्रों में जो है ये अत्यधिक विस्तृत है। इसमें से बिहार सबसे अग्रणी है, ठीक है। अगला है, समोच्च कृषि क्या है। समोच्च कृषि क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, समोच्च कृषि क्या है। मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को समोच्च कृषि कहते हैं। एक समोच्च जुताई भी होता है, ठीक है। तो समोच्च कृषि आप याद रखिएगा, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मतलब सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर जो खेती की जाती है उसी को समोच्च कृषि कहते हैं। देखिए इस तरह से आप देखे होंगे चाय की खेती जो की जाती है वो इसी तरह से सीढ़ीनुमा ढाल बना करके की जाती है। अब इसका ये फायदा क्या है, समोच्च कृषि देखिए मिट्टी की गुणवत्ता मतलब समझ रहे हैं। अब इससे जो है मिट्टी की गुणवत्ता सदा बची रहेगी। यहाँ पे अगर जो मिट्टी है ना उसका उस मिट्टी का जो है दोहन अगर आप कहें कि नहीं इस मिट्टी का दोहन होगा तो दोहन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ होगा, यहीं पर आएगा। और यहाँ से भी अगर चला जाए तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और फिर यहाँ से भी दोहन होकर के कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। तो आदमी जो है क्या कर सकता है, फिर से इस मिट्टी को जो है प्रक्रिया द्वारा यहाँ पे ले आ सकता है। तो इससे दोहन हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि ये छनते छनते आते 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 जो है वो नीचे स्तर पे नहीं के बराबर पहुंचता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया अगर देखा जाए तो मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में काम आता है, ठीक है। यानी समोच्च कृषि यही प्रक्रिया है। समोच्च कृषि एक ऐसा कृषि है जो मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखता है। सीढ़ीनुमा ढाल बना करके जो कि खेती की जाती है उसी को हम लोग समोच्च कृषि के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है खादर और बांगर। ये क्वेश्चन तो कंफर्म रहता ही रहता है और ये एकदम कंफर्म रहेगा भी रहेगा एग्जाम में, याद रखिएगा। खादर और बांगर ये तो कम से कम बोल सकते हैं आपको 5 से 6 बार एग्जाम में पूछ चुका है ये खादर और बांगर, और इस बार भी चांस है इसको पूछने का, ठीक है। तो खादर और बांगर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखिए यह जलोढ़ मृदा का ही प्रकार है। जलोढ़ मृदा आपको पता है कि जब नदियों द्वारा या बाढ़ के द्वारा जो है बहा कर लाई गई मृदा ही क्या कहलाती है, तो खादर मृदा या सॉरी जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा में ही 2 हिस्सा होता है, एक खादर और बांगर। देखिए खादर क्या होता है, तो नए जलोढ़ मृदा मतलब अभी भी नए नए जो है जो जलोढ़ मृदा है, जो नए नए मिट्टी जो बह करके आई है किसके द्वारा, नदियों द्वारा। तो नए जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है और पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है।
ठीक है, नए जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है, और पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। देखिए, नए जलोढ़ मृदा में महीन कण पाए जाते हैं, उसे खादर कहते हैं। नया जो जलोढ़ मृदा होता है उसमें क्या होता है, महीन कण पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। और पुराने जलोढ़ मृदा में कंकड़ बजरी आदि अधिक मात्रा पाए जाते हैं, उसे बांगर कहते हैं। मतलब जो जलोढ़ मृदा है जो पहले से ही पड़ा हुआ है, वो मतलब उसका बहाव अभी नहीं हुआ है, तो उसमें कंकड़ पाया जाता है, बजरी पाया जाता है, इसकी मात्रा अधिक होती है, जिसे हम लोग पुराने जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, और यही जो है बांगर कहलाता है। ठीक है, लेकिन जो नए जलोढ़ मृदा होते हैं, जो अभी अभी नदियों द्वारा जो बहा कर लाई गई है, उसे हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। अगर यही नए जलोढ़ मृदा, बताइए जो दोनों में से कौन ज़्यादा उपजाऊ होगा, यही उपजाऊ होगा। क्यों? क्योंकि ये नए जलोढ़ मृदा है, और आप पता होगा आपको, नया मेमोरी में डाउनलोड फटाफट होता है ना, तो ये काफ़ी उपजाऊ होता है। ठीक है, ये उपजाऊ उतना नहीं होती इसकी तुलना में, उपजाऊ ये भी होते हैं लेकिन इसकी तुलना में उपजाऊ नहीं होता है, क्योंकि कंकड़ बजरी इसमें होता है अत्यधिक मात्रा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। फसल चक्रण मृदा संरक्षण मतलब समझ रहे हैं, मिट्टी को संरक्षित करने में किस प्रकार सहायक है फसल चक्रण। देखिए, फसल चक्रण का मतलब हो गया एक से अधिक फसलों को, आप समझिए, पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। दो धान फसलों मतलब 2 गो फसल लगा दी हम, ठीक है, उसके बीच में एक दलहन की फसल लगाने की प्रक्रिया को फसल चक्रण कहते हैं। मतलब आप देखे होंगे कि जब धान कटने वाला होता है, जैसे अभी का समय धान कटने वाला होता है, आदमी सब क्या कर देता है, उसमें किसान सब उसमें जो है मटर छींट देता है, मसूर छींट देता है। तो इससे क्या होता है, अगर खेत में जो है रस रहे, हाल रहे, खेत में हाल हम लोग बोलते हैं उसको, यानी खेत में अगर ऐसा, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि अगर पानी की मात्रा उसमें है, कुछ मात्रा में है, ठीक है, खेत अभी पूर्ण रूप से सूख नहीं गया है, तो इसमें क्या कर देता है, तो 2 धान फसलों के बीच, मतलब 2 फसल है उसमें, या फिर 1-2 फसल रहता है, ठीक है, और उसके बीच में जो है क्या कर देता है, तो दलहन फसल लगाने की प्रक्रिया हो जाती है, दलहन छींट देता है ताकि वो दलहन भी उपज जाए और वो कट भी जाए। ठीक है, तो दलहन फसल लगाने की प्रक्रिया ही फसल चक्रण कहलाती है, यानी 2 धान फसलों के बीच में एक दलहन फसल लगाने की प्रक्रिया ही फसल चक्रण के नाम से जानी जाती है। समझ में आ गया होगा आपको बहुत ही आसानी तरीके से कि 2 धान फसलों के बीच में एक दलहन फसल लगाने की प्रक्रिया ही फसल चक्रण कहलाती है। क्लियर हो गया। इससे क्या होता है, इससे मिट्टी में राइजोबियम नामक जीवाणु की वृद्धि हो जाती है, मिट्टी में राइजोबियम नामक जीवाणु की वृद्धि हो जाती है, और इसके वृद्धि होने से क्या होता है, इससे मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। समझ रहे हैं। और ये ज्यादातर राइजोबियम जीवाणु जो है वो मटर जो होता है, मटर के जड़ में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए मटर वगैरह अगर आप कभी बो रहे हैं तो उसको जो है काटिएगा मत, ठीक है, उसको उखाड़ लीजिए, लेकिन उसके काटिएगा नहीं, काटिएगा उसको, मतलब उखाड़ना नहीं है, उसे काट लीजिएगा ऊपर ऊपर। और इससे कम समय में अच्छी पैदावार फसल हो जाती है राइजोबियम जीवाणु के लाभ से। ठीक है, अगला है, जल संसाधन क्या है। क्या है क्वेश्चन, जल संसाधन क्या है। जल संसाधन क्या है, देखिए, जल वह स्रोत है जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो, उसे जल संसाधन कहते हैं। मतलब जल एक ऐसा स्रोत है जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो, उसे जल संसाधन के नाम से जानते हैं या जल संसाधन कहते हैं। मनुष्य के लिए जो उपयोगी है उसी को हम लोग जल संसाधन कहते हैं। ठीक है, जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल अगर उपस्थित नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर जीवन संभव बिल्कुल नहीं है। यह एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, बहुत ही आसानी से और अपनी भाषा में हमने लिखा है कि जल वह स्रोत है जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो, उसे जल संसाधन कहते हैं। जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर जल उपस्थित नहीं रहे तो क्या हम लोग रह सकते हैं, क्या नहीं रह सकते, एक दिन भी सही से जीवन नहीं बिता सकते हैं। यह एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, जल संकट क्या है, देखिए, जल संकट बहुत ही आसान है कि जल उपयोग की मांग को पूरा करने के लिए उपलब्ध जल संसाधनों की कमी ही क्या कहलाता है, जल संकट कहलाता है। जल उपयोग की मांगों की पूरा करने के लिए, मतलब जल उपयोग हमारे पास है, उसके मांग को पूरा करने के लिए उपलब्ध जल संसाधन की कमी, अगर हमारे पास वो जो है जल संसाधन की कमी है, जल हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, जल संकट कहलाएगा। ठीक है, उपलब्ध जल संसाधन की कमी ही क्या कहलाता है, जल संकट कहलाता है। जल उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए उपलब्ध जल संसाधन की कमी ही क्या कहलाता है, जल संकट के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है,
देखिए क्या है क्वेश्चन कि जल संसाधन की उपयोगिता को लिखें। जल संसाधन की क्या उपयोगिता है, ठीक है। जल संसाधन की क्या उपयोगिता, मतलब जल से हम जो है कौन कौन से जीवन में कार्य कर सकते हैं, उससे क्या क्या उपयोग है इस जल का, ठीक है। जल ही जीवन है, इनकी प्रमुख उपयोग इस प्रकार है। क्या है, तो हम लोग नहाने में करते हैं उपयोग, ये तो नॉर्मल बात है भाई, कपड़ा धोने में, पीने में, सिंचाई में, विद्युत उत्पादन में, वस्त्र उद्योग में, वस्त्र धोने में, खाने में, है ना, खाना बनाने में, बहुत तरह का जल का उपयोग है। ये तो खैर अपना अपना क्वेश्चन है भाई, व्यवहारिक क्वेश्चन है, आप तो ऐसे ही चुटकी में जवाब दे देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, देखिए वैसी परियोजना जिसके द्वारा एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। बहुउद्देशीय परियोजना किसको कहेंगे, वैसी परियोजना जिसके द्वारा एक ही साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे आप अगर देखे होंगे कि काफ़ी जगहों पे एक ही, यानी कि एक जगह पे मान लीजिए कि आप यहाँ पे नहर बना दिए, ठीक है, पानी का नहर बना दिए, मेरा परियोजना है भाई, ये जो है एक ही है, मतलब एक ही बार इन्वेस्टमेंट लगा हमको नहर बनाने में। अब इससे क्या कर रहे हैं हम, जो है ये बिजली भी उत्पादन कर रहे हैं, इसके अंदर जो है मछली भी पालन कर रहे हैं, और ऊपर जो है फार्म हाउस बना करके ऊपर जो है क्या कर दिए हम, तो मुर्गी पालन भी कर रहे हैं। तो देखिए एक ही उद्देश्य था हमारा, यानी इसको अगर देखा जाए, बनाए हैं हम एक ही बार, इन्वेस्टमेंट इसमें एक ही लगा है, लेकिन इससे बहुउद्देशीय यानी बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। वैसी परियोजना वही तो है बहुउद्देशीय परियोजना, यही तो होगी हमारा बहुउद्देशीय परियोजना। मतलब एक ही इन्वेस्टमेंट है लेकिन इससे तीन तीन काम कर रहे हैं, वही है जिसके द्वारा एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति हो। कई उद्देश्य, क्या उद्देश्य पूर्ति हो रहा है, तो हमें तो विद्युत मिल रहा है भाई, बिजली मिल रहा है हमें, दूसरा क्या, तो मत्स्य पालन हो रहा है, तीसरा क्या, मुर्गी पालन हो रहा है, ठीक है। तो वैसी परियोजना जिसके द्वारा एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं या कहलाती है, ठीक है। जैसे कि बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन रोक, बाढ़ नियंत्रण हो गया, मृदा अपरदन रोक, पेय सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन, ये सारा जो है हम एक तरह से बोल सकते हैं कि एक नहर द्वारा हम कर सकते हैं। पर्यटन भी बना सकते हैं, इसके आसपास किनारे क्षेत्रों को पर्यटन भी बना सकते हैं, विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, जल कृषि कर सकते हैं, मतलब जल में हम कृषि कर सकते हैं, पेय सिंचाई के लिए मतलब पीने के योग्य, सिंचाई के योग्य कर सकते हैं, बाढ़ नियंत्रण में भी इसको काम लगा सकते हैं, मृदा अपरदन की रोक हम कर सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। अगला है वन विनाश के दो कारकों को लिखें। वन विनाश के दो कारक, मतलब मुख्यतः रूप से आपको बताना है कि वन विनाश का क्या कारक है। देखिए दो कारक बोला है, लेकिन आपको 3-4 लिख देना है। अगर आपको 5 नंबर में पूछते कि वन विनाश के कारकों का वर्णन करें, तो आपको ये पाँचों लिख करके आप चर्चा तो कर ही सकते हैं। वन विनाश के प्रमुख कारक निम्न है, क्या है, तो कृषि भूमि का फैलाव। देखिए वन विनाश का अगर देखा जाए, कृषि भूमि का फैलाव जो है क्या होते जा रहा है, कम, दिन ब दिन घटते जा रहा है, जिस कारण से वन विनाश होता जा रहा है, ठीक है। कृषि भूमि का फैलाव दिन ब दिन घटते जा रहा है, पेड़ कट रहे हैं लाखों की संख्या में, जिससे वन विनाश होता जा रहा है। पशुओं को चराना, पशुओं को चराने के कारण भी जो है कई वन का विध्वंस हो रहा है। एक तरह से बोल सकते हैं कई वन जो है सर्वनाश होते जा रहे हैं पशुओं को चराने के कारण से, जलवासी पशु चारण के कारण से। ईंधन के लिए लकड़ी प्रयोग होना, सही बात है। ईंधन के लिए जब लकड़ी को जलाया जा रहा है तो कहाँ से लकड़ी जलेंगे भाई, वन ही, मतलब पेड़ ही कटेंगे, और पेड़ जब कटेंगे तो वन जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो खत्म भी होते जाएंगे, है ना, वन की समाप्ति ही होती जाएगी। तो ये भी जो है विनाश के कारण माने जाते हैं। अगला है बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है उनको रहने के लिए आवास चाहिए, और उसे रहने के लिए आवास चाहिए तो पेड़ पौधे जो है हटेंगे ही हटेंगे, वन का सर्वनाश तो होना ही होना है। विषैली गैसें, विषैली गैसों के कारण कई जो है पेड़ पौधे क्या होते हैं, मतलब जब उद्योग धंधे खुलते हैं तो इससे जो है पेड़ पौधों को साफ किया जाता है वहाँ से, और इससे जो है कई मतलब उद्योग धंधे द्वारा कई विषैली गैसें छूटती है, और जिसके कारण से जो है पेड़ पौधे भी झुर्रियाँ पड़ जाती है, या फिर पेड़ पौधे भी खत्म हो जाते हैं, कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो वन विनाश के ये प्रमुख कारण है जो 5 नंबर में भी आपका काम करेगा और 2 नंबर में भी आपका तो काम करना ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन क्या है भाई, चिपको आंदोलन क्या है। देखिए चिपको आंदोलन क्या था, तो उत्तराखंड, ये देखिए बहुत ही बड़ा रहता है किताब में, लेकिन हम इतना समय आपको बता दिए हैं, देखिए बहुत ही आसानी से आपको समझ जाएगा। ये चिपको आंदोलन क्या था, तो सबसे पहले देखते हैं ये शुरू किसने किया था और कहाँ से हुआ था। देखिए उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1972-73 में अनपढ़ जनजातियों द्वारा एक विशेष आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। समझ में आया। ये उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू किया गया था। किसके नेतृत्व में, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1972 से 73 ईस्वी में अनपढ़ जनजातियों ने ही शुरू किया था, और यह एक विशेष आंदोलन मतलब था जिसे हम लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं।
इसमें क्या करती है, मतलब ये चिपको आंदोलन का तात्पर्य क्या है, तो इसमें महिलाएं पेड़ से चिपक जाती थी पेड़ को कटने से बचाने के लिए, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। मतलब ये अगर मान लीजिए ये हमने पेड़ बना दिया, ठीक है, ये हमने पेड़ बना दिया, अब इसको जब काटने के लिए आता था ना, जब काटने के लिए आता था तो इससे जो है महिलाएं क्या होती थी, तो इससे महिलाएं जो है चिपक जाती थी इस तरह से, ठीक है, ये महिलाएं जो है ये इससे चिपक जाती थी ऐसे करके, ठीक है। ये कहती थी कि भैया हम पेड़ को काटने से पहले हमें काटो, और ये अनपढ़ जनजातियों का कहना था, लेकिन यह अगर आंदोलन देखें तो सक्सेसफुल भी रहा और पेड़ कटने से बचा भी। तो ये कहीं नहीं, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा आंदोलन था भाई। उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ था, 1972-73 में शुरू हुआ था। अनपढ़ जनजातियों द्वारा यह आंदोलन को चलाया गया था, जिसको हम लोग चिपको आंदोलन कहते हैं। इसमें होता क्या है, तो महिलाएं पेड़ पौधे से यानी पेड़ से चिपक जाती है पेड़ को कटने से बचाने के लिए, इसलिए इसका नाम जो है क्या पड़ा, चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार से लिखें। देखिए, प्रकृति में अनेक जीव पाए जाते हैं, सही बात है भाई। जैव विविधता मतलब जीवों में विविधता, कई तरह की विविधता होती है, किसी का 2 पैर है तो किसी का 4 पैर है ना, कोई जो है किसी का कलर कैसा है, किसी का कलर कैसा है कि नहीं। तो प्रकृति में अनेक जीव पाए जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु, जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, सही बात है भाई, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, अर्थात जीवों में विविधता ही जैव विविधता कहलाता है। क्लियर हो गया है ना, जीवों में विविधता ही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ और है, यह हमारे भोजन, कपड़ा, औषधि, ईंधन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब जैव विविधता जो है ये तो सही है कि ये जीवों में पाई जाती है, ठीक है, जीवों में अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के गुण पाए जाते हैं, यही जैव विविधता कहलाता है, ये ठीक है। लेकिन यह अगर देखें मानव यानी हमारे, यह मानव भोजन, कपड़ा, औषधि, ईंधन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ, है ना, भोजन को देखा जाए, कपड़ा को देखा जाए और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या, तो जैव विविधता, ठीक है। वायु परिवहन की विशेषता बतावें, वायु परिवहन की विशेषता बतावें कि वायु परिवहन जो है उसकी क्या विशेषता है, मतलब वायु परिवहन आखिर क्यों इतना पॉपुलर है। ठीक है, देखिए वायु परिवहन की निम्नलिखित विशेषता है, मतलब इसमें विशेष क्या है। देखिए सबसे पहला तो ये अगर देखा जाए यह सबसे महंगा और परिवहन साधन है। वायु परिवहन क्या है, एक महंगा सबसे महंगा, है ना, सबसे महंगा परिवहन साधन है। इससे तीव्र यात्रा संभव है, सही बात है भाई, इससे जो है तीव्र यात्रा मतलब हम जल्दी जा सकते हैं। बाकी सभी यात्रा की तुलना में, चाहे वो जल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, इन सभी की तुलना में जो है हम वायु मार्ग द्वारा, वायु परिवहन द्वारा तीव्र यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, इससे आरामदायक यात्रा मिलता है, मतलब इससे जो है किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं कि हमको लेट लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, और ऐसा नहीं कि सड़क अगर खराब रहा तो दिक्कत है, इसमें कोई सड़क का फेरा ही नहीं रहता है। ठीक है, तो यह एक कैसा है, आरामदायक यात्रा है, और डायरेक्ट जो है यमराज तक पहुंचने का भी यात्रा है। ठीक है, ट्रैफिक जाम की समस्या भी इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। ट्रैफिक जाम क्या, ऊपर ट्रैफिक जाम लगता है, नहीं, है ना। तो ये सारा हो गया कुछ विशेषताएं इनकी। अगला देखिए क्वेश्चन हमने खाली लिख दिया यहाँ पे, क्या लिखा है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। कोयला के 4 प्रकारों का नाम दें। आपको पता होगा कि कोयला के 4 प्रकार आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। एंथ्रासाइट, अरे यार क्या है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एक है पीट। ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, है ना। कोयला के 4 प्रकार आप तो ऐसे ही बता सकते हैं। हरित क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति जो है हमने बहुत ही आसानी से आपको बता दिया था। हरित क्रांति क्या, हालांकि अभी चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, हाँ अभी आपको क्वेश्चन ही खाली बता रहे हैं, अभी बताए थे लेकिन उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि सॉन्ग उसमें लगा दिए थे तो डिलीट करना पड़ा वीडियो। हरित क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति जो है एक ऐसी क्रांति होती है जिसमें कि क्या होता है कि क्या बोलते हैं, फसलों को जो है आगे बढ़ाने के लिए, फसलों के क्या बोलते हैं यार, फसलों को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि फसल जो है, फसलों की कीमत को बढ़ाने के लिए या फसलों की विशेषताओं को बढ़ाने के लिए। हालांकि हरित क्रांति क्या है इसके बारे में हम अच्छा से डिटेल से बना देंगे बहुत ही जल्दी, लेकिन हरित क्रांति पूछता भी है एग्जाम में, याद रखिएगा। ठीक है, सतत विकास की अवधारणा क्या है, सतत विकास की अवधारणा मतलब पूर्ण रूप से विकसित होना, और पूर्ण रूप से अगर विकसित होना है तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या क्या होती है, ये 2 क्वेश्चन जो है हम बहुत ही जल्द बना देंगे। आप अगर कमेंट करें जा करके कि भाई हमको 19 और 20 नंबर का आंसर चाहिए, तो बहुत जल्द आपके कमेंट के साथ ही जो है हम, अगर आप आज कमेंट करते हैं तो कल ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 4-5 दिन के बाद करते हैं तो मिलेगा। ठीक है, आप 1-2 महीना के बाद देख रहे हैं, 1-2, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है,
बेफिक्र रहिए। हालांकि किताब में भी आप देख सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है। मृदा अपरदन क्या है? देखिए मृदा अपरदन, समझ रहे हैं, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन मतलब मृदा को खत्म करना, ठीक है। मृदा अपरदन क्या है? देखिए मृदा एक जगह से दूसरे जगह का स्थानांतरण होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मतलब अगर यहाँ पे मिट्टी है, इसको एक जगह से दूसरे जगह हम किसी द्वारा या फिर ये अपने आप चले गया, वहाँ हवा द्वारा चला गया, तो यही क्या कहलाएगा? मृदा अपरदन कहलाएगा। मतलब मृदा का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होना, स्थानांतरित होना, यानी उसके स्थान में अंतर आ जाना, क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। एक जगह से दूसरे जगह मृदा का चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। ये कैसे होता है? हवा द्वारा होता है, पानी या बाढ़ द्वारा होता है, मानव द्वारा भी होता है। मृदा अपरदन प्रायः होते रहता है, ठीक है। भूक्षरण किसको कहते हैं? क्या है भूक्षरण? किसे कहते हैं? देखिए जिसके द्वारा मिट्टी की उपजाऊ क्षमता दिन व दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, जिसके द्वारा मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है ना, वो दिन व दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, इसी को भूक्षरण कहते हैं, ठीक है। अर्थात अगर देखें, जैसे रासायनिक खाद उपयोग होना, इससे क्या हो रहा है? भूक्षरण हो रहा है। दूषित जल से सिंचाई होना भूक्षरण कहलाता है, ठीक है। रासायनिक खाद का उपयोग होना, दूषित जल से सिंचाई होना क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है, क्योंकि इससे भूक्षरण होते जा रहा है, मिट्टी कमजोर पड़ता जा रहा है। जल चक्र क्या है? देखिए जल वाष्पीकरण द्वारा आसमान में जाते हैं। जल चक्र क्या है? जल वाष्पीकरण द्वारा आसमान में जाते हैं, यानी उसके बाद बादल बनकर पुनः पृथ्वी पर धरातल पर यानी पृथ्वी पर आते हैं। जल के इसी चक्रण को जल चक्र कहते हैं। मतलब देखिए ऐसा प्रक्रिया चलते रहता है। मतलब ये जो है जल जो है वाष्पीकरण द्वारा कहाँ गया? आसमान में जाकर के क्या बनाता है? ये बादल बनाता है। आसमान में जाकर के क्या बनाता है? बादल। और बादल फिर जो है वहां से जल बन करके बरसता है नीचे। अब यहाँ से फिर जो है ये क्या बनेगा? तो ये जो है फिर भाप बन के ऊपर चला जाता है और वहां बादल बनाता है। तो ये जो प्रक्रिया निरंतर चलते रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं, ठीक है। इसी चक्र को जल चक्र कहते हैं। अगला है भारत के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम बताइए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मतलब एक ही बनाया गया है नदी, लेकिन उसका उद्देश्य बहुत सारा है। मतलब ऐसी परियोजना जो बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ति करता है, उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं, ठीक है। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, विद्युत उत्पादन भी होता है, मछली पालन भी होता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना, ठीक है। तो ये सारा जो है हमारा हो गया बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उदाहरण। तो 24 क्वेश्चन हमने लिया था, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आपको हम बता ही देते हैं, साथ ही साथ नंबरिंग खाली बताएंगे, आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ये एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। जल चक्र क्या है? मतलब इस बार का हम बता रहे हैं आपको क्या क्या याद तैयारी करना। हरित क्रांति आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कोयला का 4 प्रकार तो आपको याद ही होगा। वायु परिवहन की विशेषता 17 नंबर कंप्लीट कर लेना है आपको, ठीक है। चिपको आंदोलन पता कर लेना है आपको, चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन पूरा कंप्लीट कर लेना है। और बहुउद्देशीय परियोजना क्या है कंप्लीट कर लेना है आपको, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? अगला संसाधन क्या है, ये तो पूरा कंफर्म करना ही है। मृदा क्या है, इनके प्रकार आपको याद रखना है, ठीक है। मृदा क्या है, इनके प्रकार। उसके बाद आपका जल संसाधन क्या है, फसल चक्रण क्या है, खादर और बांगर तो कंफर्म करिए लीजिएगा 8 नंबर, ठीक है, क्योंकि ये पूछते ही रहता है अक्सर एग्जाम में। समोच्च कृषि क्या है, इस बार तो आने का पूरा चांस है। तो हमने लगभग क्वेश्चन आपको बता दिया। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के खुद नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि आपको जो है कोई फिक्र ना रहे, ठीक है। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के और नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि अपनी भाषा में तो आप इसे याद भी रख सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ एक और बात, आप अगर चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट पे, किसी और सब्जेक्ट का जो है चाहते हैं इंपॉर्टेंट सब सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप हमें कमेंट करिएगा। आपको बहुत जल्द उस वीडियो का मतलब कमेंट का जवाब, उसी कमेंट के जवाब में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।